You are our last hope. ऑलराइट गाइस, तो 2021 में एक नई मूवी आई थी जिसका नाम है टुमारो वॉर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एलियंस ने अर्थ के फ्यूचर में अर्थ पर हमला किया और फ्यूचर के लोग पास्ट में आकर पास्ट के लोगों की मदद से एलियन को हराने की प्लानिंग करने लगे। तो क्या वो इस प्लानिंग में जीत पाए और एलियंस को हरा पाए? सो ये जानेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि कुछ सोल्जर्स मायामी बीच पर आसमान से नीचे गिर रहे हैं और वहां पर वो देख रहे हैं कि तबाही ही तबाही है और इन सोल्जर्स में डैन फॉरेस्टर भी है। उसके बाद में हम आते हैं 28 साल पहले दिसंबर 2022 में। यहाँ पर डैन एक बायोलॉजी टीचर है जो अपनी वाइफ एमिली और अपनी डॉटर म्यूरी के साथ में रहता है और इनके घर में क्रिसमस पार्टी चल रही है। डैन रिसर्च इंस्टीट्यूट से कॉल बैक की होप लगाकर बैठा है क्योंकि उसने वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करा है और उसका कॉल आ ही जाता है। वो कॉल पिक करता है लेकिन उसे बताया जाता है कि उसकी पोजीशन के लिए उन्हें कोई और मिल गया है जो उससे बेहतर है। ये सुनकर वो अपसेट होकर वापस अपने घर में रह जाता है। यहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही है और वर्ल्ड कप के मैच भी चल रहे हैं और इसी मैच के बीच में स्टेडियम में एक वार्म होल ओपन होता है और उसमें से कुछ सोल्जर्स बाहर निकलते हैं जो अपने आप को बताते हैं कि वो 30 साल आगे से आए हैं और वो यहाँ सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि आज से 30 साल बाद ह्यूमैनिटी का अर्थ से नामो निशान मिट जाएगा क्योंकि 30 साल बाद एलियंस अर्थ पर आकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और सभी ह्यूमंस को मार डालेंगे। और वो यहाँ आए हैं ताकि वो यहाँ के लोगों से मदद ले सकें क्योंकि उनकी आखिरी होप अब यही लोग हैं। एक साल गुजर जाता है और बहुत सारे रियॉट्स और एंटी वॉर प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि ये लोग यहाँ से फ्यूचर में लोगों को ड्रॉप करते हैं 7 दिनों के लिए फ्यूचर में हो रही जंग को जीतने के लिए। और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। डैन जो कि अब एक स्कूल में पढ़ाने लगा है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बिजी है, लेकिन उसके स्टूडेंट पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वो यही बोलते हैं कि वैसे भी 30 सालों बाद दुनिया खत्म होने ही वाली है तो पढ़ लिख कर क्या फायदा। इसके बाद में डैन के पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि डैन को ड्राफ्ट के लिए बुलाया गया है। डैन वहां जाता है और ये लोग डैन की पूरी तरीके से जांच करते हैं और डैन को बताते हैं कि वो उनके टेस्ट में क्वालिफाई हो चुका है, अब उसे फ्यूचर में जाके लड़ना होगा। और डैन को यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि वो आने वाले 7 सालों में वैसे भी मर जाएगा और उसके हाथ में ये लोग एक डिवाइस लगा देते हैं। ये वही डिवाइस है जो कि टाइम जंपिंग के लिए काम आता है। और इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डैन एक स्क्वाड लीडर था जो कि इराक में रिक्रूट था 15 साल पहले। और यहाँ पर डैन को 24 घंटे दिए जाते हैं कि वो अपने सारे काम निपटा ले। डैन वापस अपनी वाइफ के पास में जाता है। एमी एक थेरेपिस्ट है जो कि ड्राफ्ट से लौट कर आए लोगों की मदद करती है फ्यूचर के भयानक एक्सपीरियंस को भुलाने के लिए। डैन यहाँ पर एमी को बोलता है कि उसे सेलेक्ट कर लिया गया है ड्राफ्ट के लिए, लेकिन एमी डैन को बोलती है कि वो नहीं जा सकता और वो उसे अपने फादर की हेल्प लेने के लिए कहती है जो कि कैपेबल है इस डिवाइस को इसके हाथ से निकालने में। डैन उसकी बात मानकर अपने फादर जिसका नाम जेम्स है उसके पास में जाता है। जेम्स और डैन का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा और डैन जेम्स से कह देता है कि डैन ने बहुत टाइम पहले उसे छोड़ा और उसकी माँ को छोड़कर कहीं गायब हो गया। उस समय जिस समय इन लोगों को जेम्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जेम्स डैन को बोलता है कि वो गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं करता और वो छोड़कर नहीं भागा था बल्कि अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए चला आया था। लेकिन यहाँ पर जेम्स और डैन की चीजें ठीक होने का नाम नहीं लेती और डैन बिना डिवाइस को निकलवाए वहां से चला जाता है। डैन वापस अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो एमी और म्यूरी से मिलता है और अपनी बेटी को इन्फॉर्म करता है कि उसे फ्यूचर में जाना होगा। ये सुनकर
म्यूरी और एमी का हार्ट ब्रेक हो जाता है और डैन उन्हें गुड बाय बोलकर ड्राफ्ट के लिए रिपोर्ट करता है। यहाँ पर वो कुछ और लोगों से मिलता है जो कि ड्राफ्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे। चार्ली, डोरियन, नोआ और कोवन, ये लोग भी उसी टीम में सेलेक्ट होते हैं जिस टीम में डैन का सिलेक्शन हुआ है। वो टीम होती है आर टीम। चार्ली डैन को बताता है कि ये लोग उन्हीं लोगों को फ्यूचर में भेजते हैं जो कि इन 30 सालों के बीच में मरने वाले हैं। और वो डैन को ये भी बताता है कि डोरियन तीसरी बार टाइम जंपिंग करने जा रहा है और उसे ये भी बताता है कि उसने वहां जाकर एलियंस को भी मारा है और उन एलियंस का नाम है व्हाइट स्पाइक्स। और इन लोगों को कोई प्रिपरेशन का मौका नहीं मिल पाता और यहाँ पर एक अलर्ट जारी हो जाता है कि जंप लिंक खतरे में है, तो इन्हें अभी टाइम जंपिंग करना पड़ेगा। और इन सभी को प्रिपेयर करके खड़ा कर दिया जाता है और इन्हें ड्राफ्ट कर दिया जाता है। ये ड्राफ्ट होते हुए सीधे मायामी बीच के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी बिगड़ जाती हैं और ये ड्राफ्टी थोड़ी ज्यादा ऊंचाई से फ्यूचर में पहुंचते हैं, जिसके कारण ये आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसके कारण कई ड्राफ्टी तो ऊपर से गिरकर ही मर जाते हैं। लेकिन डैन की किस्मत अच्छी होती है और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है और बाकी लोग भी पानी में गिरने शुरू हो जाते हैं। ये लोग पानी से बाहर निकलते हैं। इसके बाद में डैन इनकी टीम की कर्नल से बात करता है जो इन्हें इन्फॉर्म करती है कि मिलिट्री ने इस एरिया पे बमबारी करने का प्लान बना चुकी है और वो उन्हें नहीं रोक सकती, तो इन्हें जल्दी ही अपने मिशन को पूरा करना होगा। और वो इन्हें बताती है कि इन्हें पास की एक लैब में जाना होगा और वहां से इनकी एक टीम को रेस्क्यू करना होगा। डैन क्विकली ही उसकी बात समझ जाता है और वो सबको फॉर्म अप करके लैब की तरफ बढ़ने लगता है और ये लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि जिस टीम को ये रेस्क्यू करने आए थे वो पहले ही छत पे लटक रही है। और डैन कर्नल को इन्फॉर्म करता है कि वो टीम मारी जा चुकी है, लेकिन उस टीम की रिसर्च इन लोगों को मिल जाती है और ये सब वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ये नोटिस करते हैं कि कुछ तो है जो इन्हें देख रहा है और ये देखते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स भी वहां पर आ चुके हैं और ये लोग भागते हैं और व्हाइट स्पाइक्स का इन पर हमला हो जाता है। ये उन्हें गनों से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा डेडली और फास्ट भी है। डैन और उसकी क्रू उस बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स चारों तरफ होते हैं और इसी भागादौड़ी में कोवन टनल में गिर जाता है, लेकिन डैन उसे पीछे नहीं छोड़ता। वो उसकी हेल्प करने के लिए टनल में जाता है और व्हाइट स्पाइक्स वहां पर आने लगते हैं। नोरा और कोवन पीछे रह जाते हैं और वो इन व्हाइट स्पाइक्स को रोकने की कोशिश करने लगते हैं और बाकी सभी लोग आगे भागते हैं। इसी में मिलिट्री यहाँ पर बम ड्रॉप कर देती है और इन बम से नोआ, कोवन और यहाँ के व्हाइट स्पाइक्स सभी मारे जाते हैं और बाकी के सर्वाइविंग लोगों को बचा लिया जाता है। जो लोग यहाँ से बच के निकले हैं उन्हें डोमिनिकन रिपब्लिक में ले आया जाता है। यहाँ पर डैन कर्नल से मिलता है जो कि पता लगता है कि वो उसकी बेटी ही है, लेकिन इस फ्यूचर में वो 30 साल बड़ी हो चुकी है। और म्यूरी यहाँ पर बिना इमोशनल हुए डैन को आगे के सारे प्लान के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उन्होंने एक फीमेल व्हाइट स्पाइक को लोकेट कर लिया है जो कि एक की हो सकती है इन व्हाइट स्पाइक को खत्म करने की। और ये सभी लोग निकल जाते हैं उसी जगह पर जहां पर वो फीमेल व्हाइट स्पाइक्स है। यहाँ पर एक गुफा में बहुत सारे सोल्जर्स उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रही। म्यूरी भी वहां पहुंच जाती है और उससे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। डैन देखता है कि म्यूरी की जान खतरे में है, तो वो भी वहां चला जाता है और ये सब मिलकर उस फीमेल एलियन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे मेल व्हाइट स्पाइक्स यहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन ये लोग फीमेल व्हाइट स्पाइक को केज में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे अपने चॉपर से ले जाने लगते हैं। मेल व्हाइट स्पाइक्स इन पर हमला करने लगते हैं। कुछ व्हाइट स्पाइक तो हेलीकॉप्टर में कटकर मर जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। डैन और म्यूरी भी यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को मारते हुए वो भी यहाँ से निकल जाते हैं और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को भी पकड़ लिया जाता है। म्यूरी डैन को बोलती है कि उसने उसका ऑर्डर क्यों नहीं माना। डैन उससे बोलता है कि वो अभी भी उसी की बेटी है और वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खतरे में नहीं देख सकता था। म्यूरी इमोशनल हो जाती है और वो उसे बोलती है कि
ड्राफ्ट से वापस आने के बाद में उसने उसकी माँ और उसको छोड़ दिया था और उन्हें छोड़कर चला गया था क्योंकि वो अपने फेलियर के भ्रम का शिकार हो गया था। म्यूरी उसे ये भी बताती है कि उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और म्यूरी ही थी जिसने उसे आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा। म्यूरी की ये बातें सुनकर डैन का दिल टूट जाता है। इसके बाद में ये सब टीम वापस अपने बेस पर आ जाती है और यहाँ पर ये लोग इस फीमेल व्हाइट स्पाइस को बंदी बनाकर रख लेते हैं और इस पर टेस्ट करना शुरू करते हैं। म्यूरी इस पर टेस्ट करती है ताकि वो एक ऐसा जहर बना सके जिससे इन एलियंस को मारा जा सके और वो उसका ब्लड सैंपल लेकर इसी काम में लग जाती है। डैन उसकी मदद करने की कोशिश करता है और ये लोग फाइनली उस जहर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो कि इन व्हाइट स्पाइक्स को मार सके। लेकिन इनके इस बेस पे व्हाइट स्पाइक्स का हमला हो जाता है और ये एलियंस इनके सुरक्षा घेरों को तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। फीमेल व्हाइट स्पाइक्स भी अपने आप को आजाद करा लेती है और वो भी यहाँ पर सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये सभी भागते हैं और अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और इनसे लड़ाइयाँ करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक जो कि म्यूरी के पीछे है वो म्यूरी को लगातार ढूंढती रहती है। म्यूरी और डैन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में ये व्हाइट स्पाइक म्यूरी को घायल करने में कामयाब हो जाती है। म्यूरी डैन को वो जहर देती है और कहती है कि उसे इस जहर को वापस पास्ट में लेकर जाना होगा और वहां पर इसे भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना होगा जिससे वो इस जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सके। और म्यूरी नीचे गिरने लगती है लेकिन डैन उसे पकड़ लेता है। म्यूरी समझती है कि डैन का यहाँ से बचकर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो उसे लेट गो करने के लिए कहती है और म्यूरी व्हाइट स्पाइस के झुंड के साथ में गिरने लगती है। और इसी बीच में डैन वापस प्रेजेंट टाइम में ड्राफ्ट हो जाता है और फ्यूचर से वापस आ जाता है। होश में आने के बाद में डैन ट्राई करता है कि वो वापस फ्यूचर में जा सके और फ्यूरी को बचा सके लेकिन उसे बताया जाता है कि जंप लिंक पूरी तरीके से ऑफलाइन हो चुका है और अब फ्यूचर में जंप करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो अपने साथ में फ्यूचर से जहर को ले आया है जो कि उसे अब यूटिलाइज करना होगा। डैन वापस अपने घर जाता है और वहां पर अपनी वाइफ एमी को बताता है कि वो फ्यूचर में म्यूरी से मिला था और उसके साथ में काम किया था और उसे इस जहर के बारे में बताता है। बातों बातों में एमी बोलती है कि हो सकता है कि एलियंस 2048 में ना आए हों, उसके पहले आए हों और हम लोग उन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। और डैन के दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक होता है तो वो डोरियन से जाके मिलता है। डोरियन उसे बताता है कि वो भी कैंसर से मरने वाला है इसलिए वो बार बार फ्यूचर में जाकर इन एलियंस को मारने की कोशिश करता रहता है। डैन डोरियन से उसके गले में पहना व्हाइट स्पाइक का पार्ट मांगता है जिसे वो चार्ली के पास में लेके जाता है और चार्ली उसे बताता है कि उसे वॉल्केनो की राख इस पार्ट्स के साथ में मिली और उन्हें किसी वॉल्केनो एक्सपर्ट से पूछना होगा कि ये कहाँ से बिलोंग करती है। डैन को क्लिक होता है कि उसका एक स्टूडेंट जो कि वॉल्केनो में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो इस चीज को बता पाएगा तो वो अपने स्टूडेंट के पास में पहुंचता है और उससे इस वॉल्केनो की राख के बारे में पूछता है और वो इन्हें बताता है कि इस तरीके की राख मिलेनियम इरप्शन से हुई थी जो कि ईयर 1946 में हुई थी लेकिन उसके बाद में वो सभी जगह बर्फ से ढक गई जो कि अभी प्रेजेंट टाइप में पूरी तरीके से बर्फ से जमी हुई है। जिसके बाद में ये इस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि एलियंस 30 साल बाद नहीं बहुत पहले से ही धरती पर मौजूद थे और वो अर्थ में बर्फ के नीचे जमे हुए थे और 30 सालों में ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये सारी बर्फ पिघल जाएगी और ये सब एलियंस बाहर निकल आएंगे। ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेकर गवर्नमेंट के पास में जाते हैं और वहां के हेड को ये सब चीजें बताते हैं कि उन्हें रशिया जाना पड़ेगा और वहां पर इन एलियंस की खोजबीन करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर इनकी बात को रिफ्यूज कर देता है और वो कहता है कि वो इनके लिए प्लेन्स की व्यवस्था नहीं कर सकता और अपनी टैक्स की मनी को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये प्लान बनाते हैं कि ये खुद से ही अपना अरेंजमेंट करके रशिया जाएंगे और इन व्हाइट स्पाइस का खात्मा करेंगे। डैन अपने फादर के पास में जाता है और उससे रशिया जाने के लिए हेल्प मांगता है और जेम्स उसकी इस बात को खुशी खुशी मान लेता है। ये सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और कॉम्सोमलेट्स आइलैंड पर एकेडमी ऑफ साइंस ग्लेशियर के पास में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं और ये लोग एक शिप को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। डैन कहता है उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो गवर्नमेंट को जाके बताएं
और गवर्नमेंट सालों लगा दे इन एलियंस को खत्म करने में, या फिर ये अभी सभी मिलकर इन एलियंस का सफाया कर दें और ये डिसाइड करते हैं कि ये खुद ही इन एलियंस को खत्म करेंगे। चार्ली और जेम्स बाहर रुकते हैं। डैन इन्हें बोलता है कि अगर हम लोग को से पहले व्हाइट स्पाइक्स बाहर आ गए तो उन्हें भून डालना, और बाकी के सभी लोग शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये एलियंस एक्चुअल में एलियंस नहीं है बल्कि बायो इंजीनियरिंग से बनाए गए क्रिएचर्स हैं जो कि किसी एडवांस एलियन रेस ने बनाए हैं दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये अपना जहर निकाल के इन व्हाइट स्पाइक्स को इंजेक्ट करने लगते हैं और इन्हें मारने लगते हैं, लेकिन इनमें से एक व्हाइट स्पाइक जाग जाता है जिसके कारण से यहाँ पर बसी पूरी एलियंस की कॉलोनी ही जागने लगती है और ये लोग इन्हें जल्दी जल्दी इंजेक्ट करने की और मारने की कोशिश करने लगते हैं। डोरियन यहाँ पे एक C4 लगा देता है और डैन से कहता है कि अगर देर हो गई तो वो इस बम को उड़ा देगा ताकि सारे एलियंस उस धमाके में मारे जाएं। फीमेल व्हाइट स्पाइक शिप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और बाकी भी बाहर निकलने लगते हैं। जेम्स और चार्ली उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। चार्ली एक व्हाइट स्पाइक को बीच में से काट भी डालता है, लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। डैन शिप से बाहर निकलता है और डोरियन शिप को एक्सप्लोड कर देता है और इस एक्सप्लोजन के कारण सारे एलियंस और इनकी टीम के बाकी के लोग जो शिप के अंदर थे सभी मारे जाते हैं। डैन अपने फादर से बोलता है कि उन्हें उस फीमेल व्हाइट स्पाइक को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, और ये दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं उसकी तलाश में और थोड़ी दूर जाकर वो उसे ढूंढ भी लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। ये एलियन भी इन पर हमला करती है, लेकिन डैन इस पर जहर का इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये फीमेल क्रिएचर देखती है कि जहर उसकी जिस्म पे चढ़ रहा है तो वो अपना हाथ ही काट देती है, जिसके कारण जहर के शरीर में फैलना बंद हो जाता है और वो इन पर अटैक करने लगती है। लेकिन काफी घमासान लड़ाई के बाद में डैन फाइनली इसके मुंह के अंदर जहर फोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके कारण ये आखिरी बची फीमेल व्हाइट स्पाइक भी खत्म हो जाती है। और इसी खात्मे के साथ में फ्यूचर की दुनिया पूरी तरीके से सेफ हो चुकी है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स डैन और उसकी टीम के इस मिशन का सारा क्रेडिट ले लेते हैं और डैन वापस अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी वाइफ एमी और अपनी डॉटर मीरी को देखकर काफी खुश होता है और वो अपने फादर जेम्स को भी अपने साथ में ले आता है, जो फाइनली मीरी से और एमी से मिल पाता है। और डैन ये सोच लेता है कि वो सभी गलतियां नहीं करेगा जो फ्यूचर में मीरी ने उससे कही थी और उसे वार्न किया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी मूवी टुमारो वॉर जो कि अभी 2021 में आई थी। और इस मूवी में हमने देखा कि कैसे व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियंस का ह्यूमंस की एक छोटी सी टीम ने सफाया किया। वैसे तो इस मूवी में इतने सारे प्लॉट होल्स हैं कि अगर मैं इस पर बोलना चाहूँ तो काफी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ये अगर आपको एक फास्ट पेस मूवी पसंद है तो इस मूवी को देखा जा सकता है। लेकिन अगर स्टोरी और प्लॉट की बात की जाए तो इसका प्लॉट और टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट मुझे काफी वीक लगा और काफी इनलॉजिकल भी लगा। तो आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और जल्दी से कमेंट करके मुझे इस वीडियो के बारे में जल्दी बताएं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।